गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे प्रथम संक्रमण श्रृंखला के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, यानी कि सभी का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले बात करते हैं स्कैंडियम की। अपन ने कैल्शियम तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले वीडियो में देखे थे अपन ने, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6, मैं नीचे लिख रहा हूँ 3s2 3p6। ये था ऑर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पोटेशियम में 4s1 और कैल्शियम में 4s2 और 3d ऑर्बिटल जो था वो खाली था। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था किसका? कैल्शियम का। अब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, यानी कि परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है, तो परमाणु क्रमांक हुआ 21, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉनों का अरेंज अपन ने कर दिया। अब 21वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अब 21वां इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करना स्टार्ट करेगा, यानी कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1, यानी कि 3p6 1s2 से लेकर 3p6 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन ऑर्गन से दिखा सकते हैं इस टाइप से, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गन स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2, यानी कि 4s कक्षक के फुल फिल होने के बाद डी कक्षक जो है वो कम एनर्जी का हो जाता है, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है 21वें नंबर का वो आता है डी कक्षक में। इसी टाइप से टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए, और उसके बाद 4s2 3d2। इसी टाइप से वेनेडियम का ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4s2 3d3। ये होगा वेनेडियम के लिए। अब एक नई सिचुएशन आती है क्रोमियम पे। क्रोमियम पे ये जो क्रम है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने का, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्रोमियम का होगा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन की ऑर्गन, उसके बाद 4s और 3d। अपने पास इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है 18 के बाद, जिनको अपने को इनमें भरना है। अब यहाँ पे इससे पहले वाले तत्व में 4s कक्षक फुल था, पूर्ण रूप से बराबर था 4s2, तो इसके हिसाब से डी कक्षक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए क्रोमियम का। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्रमोन्नत होके ट्रांसफर होके मूव होके डी कक्षक में चला जाता है। इसका रीजन ये है कि हाफ फील्ड अर्धपूर्ण भरा हुआ डी कक्षक अधिक स्थायी होता है, यानी कि डी कक्षक या तो पूरी तरह से खाली हो या अर्ध रूप से भरा हुआ अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरा हुआ डी कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। इस वजह से क्रोमियम की ये चेष्टा होती है कि ये स्थायी विन्यास ग्रहण करने का प्रयास करता है ताकि इसको स्टेबिलिटी मिले। 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4 की जगह 5, यानी कि अब ये हाफ फिल्ड हो गया। डी ऑर्बिटल जो है वो आधा भर चुका और आधे का स्थायित्व ज्यादा होता है, ये अपने को पहले से पता है। खाली कक्षक जो है डी कक्षक पूरी तरह से खाली हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से भरा हुआ, यानी कि D10 वाला विन्यास भी स्थायी होता है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन बचेंगे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 18 के लिए, और उसके बाद 3d5 4s1 ये होगा। इसका रीजन ये था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल का स्थायित्व जो है वो ज्यादा होता है, तो ये स्टेबिलिटी या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करने के लिए यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है? डी ऑर्बिटल में। अब बात करेंगे अपन मैग्नीज में 18 के ऑर्गन और 4s2 3d5, यानी कि 3d5 आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन
डी कक्षक में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? एक कारण तो ये है कि ये इसी कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रखने का प्रयास करता है 3d5 को, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अधिक स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी जो है वो अधिक हो जाती है और 4s की एनर्जी कम हो जाती है। तो कम एनर्जी वाले में अगला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, मैग्नीज का अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। और दूसरा कारण क्या था कि ये मैग्नीज क्या है कि 3d5 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद आयरन का मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऑर्गन 18 के लिए और 3d और 4s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े जाएंगे 4s2 और 3d6, यानी कि अब आयरन पे आने के बाद डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 मुख्य कक्षक होते हैं, 5 सब ऑर्बिटल, यानी कि सबसे पहले सभी में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और अब आयरन पे एक नई सिचुएशन आ रही है कि यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा छठा वो कहाँ जाएगा? पहले नंबर के ऑर्बिटल में, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई, कहाँ से? आयरन से। उसके बाद कोबाल्ट का अपन इसी टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब अपन देखेंगे आयरन के बाद में कोबाल्ट का। कोबाल्ट में ये सीक्वेंस रहेगी, ऑर्गन 3d 4s, यानी कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस टाइप से यहाँ पे पेयरिंग होगी। अब निकिल की बात करें तो ऑर्गन 3d और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 7 इलेक्ट्रॉन। यहां कोबाल्ट में 6 की जगह 7 होगी, क्योंकि ये तो इसका था आयरन है। अब इसके बाद निकिल के लिए 3d8, ये वाला 3d8 4s2। अब बात आती है कॉपर की। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 3d और 4s। और इससे पहले वाले तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है, ये ऑर्गन 3d8 4s2। अगला इलेक्ट्रॉन का आना चाहिए डी ऑर्बिटल में, लेकिन यहाँ पे इसी में आएगा अगला इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3d9 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है कॉपर का। लेकिन यहाँ पे भी वही बात आती है, यानी कि डी कक्षक के पास इलेक्ट्रॉन है 9, तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहां चला जाएगा? डी ऑर्बिटल में, और इसको फुलफिल कर देगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ। यानी कि ये था अपने पास 3d8 किसका? निकिल का। अब 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर में पहले से आ रहा है और 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस ऑर्बिटल में आ रहा है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10 4s1, 3d10 4s1। ये क्यों हुआ? क्योंकि अर्ध रूप से भरा हुआ, पूर्ण रूप से भरा हुआ और खाली डी ऑर्बिटल अधिक स्थायी होता है। तो कॉपर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या करता है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है कहां से? 4s ऑर्बिटल से, यानी कि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर डी ऑर्बिटल में चला जाता है, ताकि कॉपर जो है वो स्टेबल हो सके, उसको स्टेबिलिटी प्राप्त हो सके। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d10 4s1। अब इसके बाद क्या बचता है? जिंक का होगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d 4s, 3d10 पहले से भरा हुआ है 4s2, यानी कि अगला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4s2, 3d10 4s2। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कोई नियमितता नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इस कंडीशन में नया इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो डी ऑर्बिटल में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ रहा है ऑर्गन 3d1 4s2। टाइटेनियम में 4s2 3d2, वेनेडियम में 4s2 3d3। लेकिन ये जो क्रम है ये क्रोमियम पे टूटता है,
क्योंकि क्रोमियम में 3d5 4s1 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए कारण क्या था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्रोमियम में 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम होना, तो ये कहां आता है डी ऑर्बिटल में। इसका हो जाता है 3d5 4s1। आयरन का मैग्नीज क्या करता है, इसी कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करता है स्टेबिलिटी के लिए, ऑर्गन 3d5 4s2। फिर उसके बाद आयरन में ऑर्गन 3d6 4s2। वापस अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक। कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d7 4s2। अब डी ऑर्बिटल में बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, निकल में ऑर्गन 3d8 4s2। लेकिन कॉपर पे एक नई परिस्थिति वापस आती है कि ऑर्गन में 3d9 की जगह 3d10 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन 4s से प्रमोट होकर कहां आता है डी ऑर्बिटल में। इसके लिए कि फुल ऑर्बिटल जो होता है वो अधिक स्टेबल होता है। जिंक में अगला इलेक्ट्रॉन 4s में, यानी कि ऑर्गन 3d10 4s2। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें से ट्रांजिशन मेटल कितने हैं और स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कितने हैं। यानी कि ट्रांजिशन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए D1 to 9, यानी कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि डी ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक भरे हुए हैं, वो सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे। यानी कि इस कैडमियम में D1 है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है। D2 ट्रांजिशन मेटल है। D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9, यानी कि D9 तक के जो तत्व हैं वो सारे के सारे संक्रमण हैं। अब यहाँ पे दो तत्व हैं, कॉपर और जिंक। कॉपर में डी ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं और जिंक में ये जिंक का डी कक्षा में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन इन दोनों में से भी कॉपर जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, जिंक स्यूडो ट्रांजिशन मेटल है। इसका कारण ये है कि कॉपर और जिंक दोनों में डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसके बाद भी कॉपर ट्रांजिशन मेटल क्यों है, जिंक क्यों नहीं है। संक्रमण तत्व वे तत्व होंगे जिनकी परमाणु अवस्था में या उन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल जो है वो आंशिक रूप से खाली होना चाहिए। यानी कि D1 से लेके D9 तक या तो इसकी परमाणु अवस्था में ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए या नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, उसमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं तो कॉपर के लिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, परमाणु अवस्था है ये कॉपर की। अब इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं अपन, जैसे +2 क्या है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। +2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। अब बायटर कोष कौन सा है, 4s। +2 का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। बायटर ऑर्बिटल है यहाँ पे 4s, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से निकलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है अपनी, +2, तो एक इलेक्ट्रॉन s से और एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से निकलेगा। तो डी ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d9, यानी कि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है ये वाला D1 to 9, यानी कि कॉपर जो है वो उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण तत्व होता है। तो इसको अपन क्या मानते हैं, कॉपर को संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या की कि या तो उस तत्व की परमाणु अवस्था में या उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक होना चाहिए, D1 to 9। तो यहाँ पे कॉपर की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल गया है 3d9 4s0। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था अपने पास 3d10 4s2, परमाणु अवस्था है इसकी, तो इसमें डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो संक्रमण तत्व नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की। जिंक की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 Zn+2। अब +2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, डी ऑर्बिटल से थोड़ी निकलेंगे, ये तो इनर ऑर्बिटल है, आंतरिक कक्षक है, बाह्यतम कक्षक कौन है, 4s, यानी कि s ऑर्बिटल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे +2 का मतलब है 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आता है, ऑर्गन 3d10 4s0, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेंगे, उसके बाद में d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें भी d ऑर्बिटल जो है जिंक में फुलफिल होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से दोनों ही कंडीशन में d ऑर्बिटल जो है जिंक का वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो इसी वजह से जिंक जो है वो स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कहलाता है, संक्रमण तत्व नहीं होता है। तो ये थी अपनी कहानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पता चल रहा है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं 3d में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। तो कई बार सवाल ये उठता है कि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्कैंडियम में कहानी ये होती है, d ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी कम होती है और 4s ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी अधिक होती है। तो सवाल ये कि 4s से इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में क्यों नहीं गिर जाते, यानी कि कम एनर्जी का है ना, तो 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, d ऑर्बिटल में। लेकिन इसकी कहानी ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में चेंज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होने से अन्य सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि d ऑर्बिटल जो है 3d ऑर्बिटल वो s ऑर्बिटल जो है उसको प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करने से 4s ऑर्बिटल जो है वो बाहर की तरफ फैल जाता है और उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ 4s इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, 3d ऑर्बिटल को प्रतिकर्षित करता है। तो और 3d ऑर्बिटल जो है वो एटम के और अधिक अंदर जाने के लिए बाध्य रहता है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ रहा है तो d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ता है। कहाँ, 3d ऑर्बिटल के मध्य 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ता है और 3d और 4s के बीच में जो रिपल्सन था वो रिपल्सन कम हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, 4s से d ऑर्बिटल में, तो d में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा और 3d और 4s के बीच में जो रिपल्सन था वो घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 4s वापस कम एनर्जी का हो जाएगा, 3d ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने से ये ऑर्बिटल फैलेगा और उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इस कारण से 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा पाते, 3d ऑर्बिटल में। और बाह्यतम यहाँ पे कोश होता है 4s, आंतरिक कोश होता है 3d, या 3d जो है वो आंतरिक कक्षक होता है। ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए। इसके बाद में अपन इसके जो बाकी गुण हैं, रासायनिक गुण, घनत्व, धात्विक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, क्वथनांक, गलनांक, इन सभी की अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।